Guys, today we are going to start with the next topic, types of plans. प्लानिंग खत्म कर देंगे आज हम। अब प्लानिंग हमने करनी सीखी थी कि टू सी द फ्यूचर, की फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के बारे में सोचना, सिलेक्ट करना, आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन, सब कुछ प्लानिंग के अंदर आता है कि हम फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और कैसे कैसे क्या क्या। अब जो हमने डिसाइड करना है उसको कहीं पे लिखेंगे तो सही ना, और वो डिसीजन जो लिखा होगा एक डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, पेपर पे लिखेंगे, एक फॉर्मेट में लिखेंगे। तो वो जो हम लिख रहे हैं, जो हमने सोचा है, जो डिसाइड किया, डिसीजन मेकिंग हमने सोचा था फ्यूचर के लिए, जो डिसीजन हमने ले लिया है उसको टाइप करेंगे, लिखेंगे ताकि बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो वो जो लेटर है, जो डॉक्यूमेंट है, जो पेपर है जिसके ऊपर आपने डिसीजन लिख दिया है कि क्या आप चाहते हो, कि मतलब आप क्या चाहते हो फ्यूचर के लिए, आप क्या डिजर्व करते हो लोगों से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लोगों से, उसको कहते हैं प्लान। तो व्हाट इज अ प्लान? अ प्लान इज अ डॉक्यूमेंट which specifies the desired goal, या इसको डिजायर्ड गोल छोड़ दो, specifies what to do and how to do। तो एक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप लिखोगे, आपने मान लो किसी बंदे को बोला कि हमारा प्लान ये है, कहना हमको तो पता ही नहीं आपका प्लान क्या है, तो बोलेगा यार लिख के दिया तो था। तो जो लिख के दिया था वो आपका प्लान था। जब तक आप लोगों को लिख के दोगे नहीं कि आप क्या चाहते हो उनसे, तो वो कैसे काम करके देंगे आपको। तो प्लान ये होता है। अब प्लान ये लिखने की जरूरत नहीं, बुक में ऑलरेडी डेफिनेशन मार्क है, ठीक है। अब प्लान्स कितने तरह के होते हैं? बेसिकली प्लान जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं जो हम बनाते हैं, अलग अलग तरह के। ये सारे आपको आज पढ़ाए जाएंगे, ये आपकी क्लास है बेसिकली। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, बजट एंड प्रोग्राम। तो ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो ये 8 जो प्लान्स है ना, 8 तरह के प्लान्स को हमने 2 डायमेंशंस में बांटा हुआ है। तो वो 2 डायमेंशंस क्या है, पहले उसके बारे में स्टडी करते हैं। एक डायमेंशन है सिंगल यूज प्लान, और एक डायमेंशन है स्टैंडर्ड प्लान या स्टैंडिंग प्लान। तो इन दोनों में क्या फर्क है? और ये आठों के आठों कई चीजें, आठों में से कई चीजें इधर आएंगी और कई चीजें इधर आएंगी। तो पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो मैं समझाने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट इज सिंगल यूज प्लान एंड व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान? जो प्लान खाली एक टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए और एक बार यूज के लिए बना है उसको सिंगल यूज प्लान कहते हैं। प्लान फॉर या प्लान टू बी यूज्ड वंस, ठीक है। जो एक बार यूज कर देंगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो प्लान है टू बी यूज्ड रेगुलरली, बार बार, ये उस तरह के प्लान्स होते हैं। तो बिजनेस के अंदर हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमको रेगुलर बेस पे करने पड़ते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए प्लान बनाया जाता है। अब क्या एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे ये बुक में नहीं लिखे हुए, आप इसका नोट्स बना सकते हो। जैसे एक एसेट है या मशीनरी है या बिल्डिंग है, वो खराब हो गई है, उसको हमने बेचना है, तो सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। मैंने खाली फिक्स्ड एसेट लिख दिया, इसमें मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग सब कुछ आ जाएगा। अगर ये फिक्स्ड एसेट बेचना है क्योंकि वो खराब हो चुका है, तो क्या ये रोज बेचोगे आप? नहीं ना, ये कभी कभार की जरूरत पड़ती है आपको बेचने की। तो इसके लिए एक प्लान बनाते हैं जी, हम किसको बुलाएंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे, उसका ऑप्शन करेंगे, उसके लिए हम वो टेंडर पास करेंगे, या उसके लिए हम उनसे वो मांगेंगे, रेट लिस्ट मांगेंगे कि आप अपने प्राइसेस बताइए। तो फिर हम डील कैसे करेंगे, कौन सा बंदा डील करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट डील करेगा, अच्छा इसका जो पैसा आएगा वो कहाँ पे जाएगा। तो ये पूरा प्लान बनाया जाएगा आखिर स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो ये सिंगल यूज प्लान होगा कि जब ये सेल फिक्स एसेट बिक जाएगा, वो पैसा आ जाएगा और पैसा यूज कर लेंगे, उसके बाद क्या इस प्लान की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि रोज थोड़ी बेच रहे हैं। तो इस तरह के प्लान्स को कहते हैं सिंगल यूज प्लान। इसमें आ गया
प्रोसीजर ऑफ अ वर्कर या लेबर कह दो। अब लेबर तो हम रेगुलर बेस पे हायर करते हैं क्योंकि लोग काम भी छोड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं, गांव चले जाते हैं, तो हमको नए नए लेबर्स की जरूरत पड़ती है जैसे जैसे काम बढ़ता है। तो जब लेबर को सिलेक्ट करने की या अपॉइंट करने की या उनको नौकरी पे रखने की प्रक्रिया रेगुलर बेस पे चलती है कंपनी के अंदर, तो इस तरह उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान दिया होगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। वो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं आपके? प्लान। बेसिकली प्लान का दूसरा नाम क्या है? इंस्ट्रक्शंस, की कैसे काम करना है। तो जो चीज़ें आपके रेगुलर बेस पे कंपनी में होंगी, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, सिलेक्शन, लेबर को हायर करने की प्रक्रिया होगी, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल खाली एक बार खरीदोगे आप? रॉ मटेरियल तो आपको रेगुलर बेस पे खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा आपके पास। तो रॉ मटेरियल का हो गया। और क्या कह सकते हो आप इसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे चलनी है आपकी। तो प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो, जो चीज़ बना रहे हो, तो रेगुलर बेस पे बना रहे हो, तो वो भी एक स्टैंडिंग प्लान होंगे। आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी होगी कि शाम तक 8 घंटे काम करके इतना कुर्सियां बन जानी चाहिए, 16 घंटे काम करके इतनी कुर्सी बन जानी चाहिए, 1 महीने में इतना हमको कुर्सियां चाहिए। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, वो आपका स्टैंडिंग प्लान होंगे आपके। वो स्टैंडर्ड है कि इतना काम चाहिए। लेकिन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसी तरह परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, या कोई मशीनरी खराब होगी है तो रिपेयर ऑफ मशीनरी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलर बेस पे नहीं आपकी होती। मान लो एक आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज एन इवेंट, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है फॉर लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो क्या आपकी कंपनी रोज रोज नए प्रोडक्ट बनाती है? जी नहीं। वो एक बार लॉन्च होगा, जब बिकना शुरू हो जाएगा तो रेगुलर आप प्रोड्यूस करोगे। तो जो रेगुलर प्रोड्यूस करोगे उसके लिए स्टैंडिंग प्लान होगा। लेकिन जब लॉन्च करना, लॉन्च तो एक बार करना होता है, तो लॉन्चिंग के लिए जो आपको इवेंट करने हैं, 1 इवेंट 2 इवेंट, जितने भी इवेंट्स करने हैं, उसके लिए जो प्लान बनेगा वो सिंगल यूज प्लान बनेगा, क्योंकि वो 1-2 बार यूज करके उसके बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, ये जो होता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम होता है, इसकी पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है। जैसे 1 वीक के बाद खत्म हो जाएगा, 1 मंथ ले लो, 1 डे ले लो। ये छोटे छोटे प्लान होते हैं, थोड़े दिन इसकी टाइम लिमिट के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस बेस पे चलते रहते हैं। तो ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये जो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को जिससे समझ आ जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस बेस पे ये प्लान रेगुलर बेस पे चलते रहते हैं। अच्छा, इनमें से क्या चीज़ें हैं जो स्टैंडिंग प्लान में आती है, जो सिंगल यूज प्लान में आती है? बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। देखो, बजट, प्रोग्राम और कहाँ गया, एंड प्रोजेक्ट्स उसमें आ जाएगा आपका, प्रोग्राम के अंदर ही आ जाता है बेसिकली। तो आप इसी को ले लो, आप बजट एंड प्रोग्राम इसमें आ जाएंगे। अब ये होते क्या है, ये मैं आपको भी ये मिटाने के डिटेल में समझाऊंगा। तो आप खुद सोचो, बजट क्या रोज बनाते हो आप? नहीं, गवर्नमेंट भी साल में एक बार बजट देती है। वो साल में एक बार बजट एक दिन में आपको बता दिया जाता है या 2 दिन में बता दिया जाता है। तो प्लान कितने दिन का हुआ? 1 दिन या 2 दिन का प्लान कि कैसे बजट बनाना है, कैसे बताना है, या 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग करेंगे भी कि बनाया, लिखा, पढ़ा, सब कुछ किया। तो बजट साल में एक बार दिया जाता है, तो सिंगल यूज हो गया। तो बाकी जो आपके रह गए हैं, मेथड, रूल, प्रोसीजर एंड पॉलिसी, ये 4 इधर आते हैं, क्योंकि पॉलिसीज रोज आपको बदलनी पड़ती हैं, रेगुलर बेस पे बनाएंगे। प्रोसीजर, कैसे काम करना है, प्रोडक्शन कैसे होनी, कैसे प्रोसीजर होना चाहिए। रूल्स तो रेगुलर बनाने पड़ते हैं। मेथड्स, आप लोग कहेंगे मेथड और प्रोसीजर में क्या फ़र्क है, तो वो फ़र्क आपको अभी बताया जाएगा। तो ये 4 जो है ये उसमें आ जाएंगे स्टैंडिंग में, और ये 2 जो आएंगे बजट एंड प्रोग्राम में आएंगे। बाकी ये जो 2 बच जाते हैं, ये वाला और ये वाला, ये इन दोनों में कहीं भी नहीं आता। तो ये आपको चीज़ें एमसीक्यू के लिए याद करनी है। अब हमारा जो लास्ट ईयर से पैटर्न चेंज हुआ, तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप पे हम बहुत ध्यान देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर इतना ध्यान पहले देते नहीं थे। तो ये दोनों चीज़ें किसी में भी नहीं आएंगी, ये 4 स्टैंडिंग प्लान में और ये 2
सिंगल प्लान में। आपकी बुक में सब कुछ मेंशन्ड है, आपको एज ए शॉर्ट नोट्स बनाने तो आप बना सकते हो। तो पॉज करते हैं इसको और आगे चलते हैं। तो पहला आपका जो प्लान है उसकी वैरायटी है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं बेसिकली, ये होते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल गोल, फाइनल टारगेट कि हमने अचीव क्या करना है। देखो प्लानिंग होती है किसी गोल डायरेक्टेड, एक टारगेट ओरिएंटेड होती है कि हमको कहाँ पे जाना है, कहाँ तक पहुँचना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जाने के लिए प्लान बनाते हैं कि हम हमारी कंपनी इस पॉइंट पे है, हम प्रोडक्शन इंक्रीज करके इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं। तो हमारे पास कितने सारे रास्ते हमने ऐसे एग्जांपल लिए थे। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारा फाइनल गोल है कि हमको पहुंचना कहाँ है। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसको पूरा करने के लिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसको पूरा करने के लिए हम कंपनी में काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने हमको प्लानिंग करी है कि भी कैसे कैसे काम करना है, कहाँ कहाँ काम करना है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं दूर करनी है, और कितना काम करना है, कितने घंटे काम करना है, कितने लोग काम करेंगे, क्यों। सारा प्लान किसके लिए बना, ताकि हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो इट इज द ऑब्जेक्टिव होते क्या है बेसिकली, एंड रिजल्ट जो हमको टू बी अचीव, जो हमको बोला जाता है कि आपने ये टारगेट अचीव करना है। जैसे आप लोग का एंड रिजल्ट क्या है कि 12th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने हैं, 95 90 से ऊपर, तो वो आपका टारगेट है। तो एंड रिजल्ट्स को अचीव करना ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा जाता है कि मेन क्या चीज़ें हैं। और ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर कौन बनाता है, मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं ना वो टॉप मैनेजमेंट बनाती है। ये छोटे छोटे नोट्स ना आप ऐसे बना लिया करो, हालांकि बुक में सब कुछ मार्क्ड है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप लोग रिवाइज करते हो या लर्न करते हो दोबारा से चैप्टर को, तो मान लो सुबह एग्जाम देने जाना है और सुबह एग्जाम के घर पे पेपर मतलब जो रूम में बाहर खड़े हो आप, तो फाइनल रिवीजन करनी है, तो ये छोटे छोटे नोट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। उस टाइम आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो और सब कुछ करो, तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके पास बने, आपको पता है इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, फटाफट से दिमाग में इसी का पैराग्राफ बना के लिख देंगे आप लोग। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट्स बनाना सीखो, आगे कॉलेज में तो बहुत काम आते हैं। क्योंकि कॉलेज में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स होंगे, मतलब लगा लो कि 8 से 10 पेज का तो एक आंसर होता है। तो वो जब इतने बड़े बड़े आंसर्स आप लोग लर्न तो करोगे नहीं, तो हम क्या करते हैं कॉलेज में, छोटे छोटे हमारे पास जो कॉलेज के इकोनॉमिक्स के बच्चे और अकाउंट्स के बच्चे आते हैं, हम क्या करते हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के नोट्स बना के दे देते हैं, ताकि वो इसी से पैराग्राफ बना के लिख लेंगे, तो ये लर्न करने आसान हो जाता है। यूजली सेटअप बाय, तो इसमें आपने नोट्स में क्या लिखना होता है, मतलब मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं जिसको आप हाईलाइट कर सको और उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सको। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी डिपार्टमेंट होंगे या यूनिट्स होंगे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये जरूरी नहीं है, तो एक इसमें वर्ड ऐड कर देते हैं मे हैव, क्या पता डिफरेंट हो, क्या पता ना भी हो। तो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेल्स टारगेट अचीव करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन टारगेट कितना बनाना है, सेल टारगेट कितना बेचना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट कितना ऑर्डर लेके आना मार्केट से, कितना एडवर्टीजमेंट करनी है। तो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और पूरी कंपनी का एक फाइनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारे प्लान चल रहे होते हैं, हर प्लान का अपना ऑब्जेक्टिव, हर प्लान का अपना एंड रिजल्ट, तो ये उसमें आता है। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट जो हमने करना है इसमें सेकंड पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स में इतना ही बहुत है, बाकी डिटेल आपको उसमें पता लग जाएगा। स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या कहती है, अब ऑब्जेक्टिव ये है, अब स्ट्रेटेजी तो बनाओगे ना, बस मन में एक डिसीजन तो लोगे ना, जाना कैसे है, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, अभी स्ट्रेटेजी है, अभी सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन ऑफ द वे अलग चीज़ है, स्ट्रेटेजी बनाना कि गाड़ी से जाएं, साइकिल से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, काम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अचीव कैसे होगा उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी बनाना। तो टास्क अचीव कैसे होगा, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कहते हैं हम स्ट्रेटेजी। जैसे
कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा एक्शन का कोर्स, मतलब कौन किस तरह से आपको वर्कआउट करना है, कौन सा एक्शन लेना है, कि किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से काम करना है, वो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे, एक स्ट्रेटेजी बनाओगे। जैसे आप लोग टाइम टेबल सेट करते हो कि कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे होमवर्क करना है, स्कूल का काम करना है, ट्यूशन का काम करना है, लर्निंग वर्क करना है, तो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो कि ऐसे ऐसे। तो प्लानिंग का मेन वर्क ही स्ट्रेटेजी होता है। स्ट्रेटेजी किस लिए बनाई जाती है, ताकि हम ये वाले ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो बेसिकली ये बताती है आपको कि डिसीजन मेकिंग क्या हो यहाँ पे, डिसीजंस फॉर फ्यूचर, ठीक है जी। प्लानिंग का दूसरा नाम इसी को कहते हैं। तो स्ट्रैटेजी होगी कि आपको क्या क्या आपने डिसाइड करना है कि भी रास्ते में हमको चलते चलते क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या कुछ होता है, तो उसके लिए एक प्लान बना के चलते हैं। मान लो जो बिजनेस है, आपको मैंने बताया था कितने कितने एनवायरनमेंट होता है, 5 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ये सब एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है। तो आने वाले टाइम में रास्ते में ये पांचों एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही बैकअप प्लान, एक बैकअप स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे कि हमको उससे कैसे डील करना है। अगर पॉलिटिकल को चेंजेस होने वाले हैं, हमको लग रहा है कि यार 6 महीने बाद गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, तो हमको पहले स्ट्रेटेजी बनानी करनी चाहिए। मान लो हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च करेंगे, दो बातें होंगी, या तो वो पास हो जाएगा, डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, या वो फेल हो जाएगा। तो जब पास हो जाएगा तो हमने क्या करना है, और जब वो फेल हो जाएगा तो हमने क्या करना है, तो ये दोनों स्ट्रैटेजी हम बना के रखेंगे। तो इस हिसाब से स्ट्रैटेजी होती है, छोटे छोटे प्लान होते हैं, डिसीजंस होते हैं कि आने वाले दिनों में लॉन्ग रन में टिकने के लिए कंपनी क्या क्या कर सकती है, ठीक है जी। तीसरा प्लान होता है, ये भी मतलब हर तरह के प्लान बताए, ऑब्जेक्टिव सेट करना एक प्लान, एक रिटन डॉक्यूमेंट हो गया, स्ट्रैटेजी भी लिख के दी जाती है कि अगर पास हो गए तो क्या करना है, फेल हो गए तो क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी लिख के दी हुई है कंपनी के अंदर। तो ये हर तरह के प्लान, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तीसरा आता है जी आपके पास पॉलिसी। पॉलिसी होता है जनरल गाइडलाइन विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग। तो जो स्ट्रैटेजी हमने डिसाइड कर ली, ठीक है, अब वो डिसाइड करें कि करना क्या है। यहाँ पे डिसाइड हो गया कि करना क्या है, सिलेक्ट कर लिया, करना कैसे है, गाइडलाइंस तो दो। तो ये गाइडलाइंस होती है, करना क्या है, लोगों को हम, हाँ जी हमने ये करना है, लोग कहेंगे ठीक है जी कर लो। फिर वो आप बताओगे नहीं वर्कर को कि कैसे करना है, आप उनको गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस तो दोगे। तो पॉलिसीज होती है गाइडलाइंस विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनाए गए हैं, जो डिसीजंस यहाँ पे लिए गए हैं, उसको अचीव करने के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिसी। यही डेफिनेशन बुक में दी है कि टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव and to complete the decision making process guidelines are necessary, that is known as policy। इसको और समझाते। तो थोड़ा सा ये समझो, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी है, और स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए पॉलिसी। ये सब छोटे होते जाएंगे, सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी और बड़ी पॉलिसीज। अब पॉलिसीज क्या कहता है, मान लो कि स्ट्रेटेजी थी, सॉरी ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट किया सेल्स की सेल्स इंक्रीज करनी है, कि हमारी सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, सारी ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है सेल्स डिपार्टमेंट को। तो स्ट्रेटेजी रखी कि आप बल्क सेल करो। बल्क सेल मतलब कट्ठी सेल निकालो, छोटी छोटी सेल के बारे में ध्यान मत दो, कट्ठा सामान बेचो। आप ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपका सामान कट्ठा खरीद सके। तो हमने पॉलिसी बनाई कि हम कैश में बेचेंगे, कैश सेल करेंगे टू किसको, होलसेलर्स को। या हम क्या करते हैं, कैश की जगह क्रेडिट कर देते हैं इसको, कि हम होलसेलर्स को माल बेचेंगे, ओनली कर दो इसको, ओनली कि होलसेलर्स को बेचेंगे, रिटेलर्स को माल नहीं बेचेंगे। जब आप होलसेलर्स को माल बेचोगे और साथ में उनको क्या दोगे, क्रेडिट, उधार दोगे, तो कौन नहीं लेगा आपसे। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रैटेजी क्या थी कि बहुत सारा बेचो आप, सेल्स इंक्रीज करने के लिए कैसे बेचेंगे, क्रेडिट सेल करेंगे, ये एक रास्ता हो गया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंपनी पॉलिसी या सेल्स पॉलिसी कह लो इसको, ठीक है। इसी तरह इसी दौरान एक कंपनी में 2-3 रिटेलर्स आते हैं, दुकानदार रिटेलर्स, आप लोग समझते हो रिटेलर्स, होलसेलर्स आपने पढ़ा हुआ है।
रिटेलर कहता है कि सर आपकी कंपनी का सामान बहुत सस्ता है और आप उधार भी देते हो और मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कृपया आप मेरी दुकान पे भी माल फेंका करो, अगर आप नहीं फेंक सकते तो मैं आपकी जो फैक्ट्री है या गोडाउन है वहाँ से ले लिया करूँगा। तो वहाँ पे जो बंदा सेल्स मैनेजर खड़ा था, सेल्स मैनेजर बोलता है सर हमारी सेल्स पॉलिसी नहीं है, हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है कि हम रिटेलर्स को माल बेचें, हमारी पॉलिसी है सिर्फ होलसेलर्स को बेचने के लिए। तो ऐसे आपने बातें सुनी होंगी, सर कंपनी की पॉलिसी नहीं है ऐसा करने के लिए। अब आप एक एम्प्लॉय को रखना चाहते हो, वो एम्प्लॉय पढ़ा लिखा है, इंग्लिश स्पीकिंग है, स्मार्ट है, उस वेल क्वालिफाइड है, बट उसके पास क्या नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। उसके पास सब कुछ है सिवाय एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास पुराना, लेकिन वो उसके एमबीए में मार्क्स अच्छे आए हैं, ही इज डिजर्विंग टू बी रिक्रूटेड एज अ सेल्स मैनेजर, ठीक है, बट कंपनी उसको नहीं रखती। क्यों? जो कंपनी की जो स्टाफिंग पॉलिसी है, जो एचआर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है, जिसके दौरान एम्प्लॉयज को रिक्रूटमेंट की जाती है, इसको एचआर पॉलिसी या रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी कह सकते हैं हम। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी कहता है कि सर हमारी कंपनी की आप डिजर्विंग हो, आप वेल स्मार्ट हो, आपको आपका दिमाग बहुत तेज है, आप अगर हमारी कंपनी में आओगे तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा, यू प्रूव टू बी एन एसेट फॉर द कंपनी। बट हमारी कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि एक्सपीरियंस बंदे को लेना है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है हम उसको नहीं रख सकते, तो हम अपनी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो दिए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलिसी, ठीक है। तो इसको अचीव करने का स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी को वर्क में, रियल में, लाइफ में काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस जो दी जाती हैं उसको कहते हैं पॉलिसी। उसके बाद आती है आपकी प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है कि देखो हर मैं स्टेप आपको सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, सीरियल ऑर्डर में लिख रहा हूँ। जो इसके बाद पॉलिसी के बाद रूल है, बजट नहीं लिखा मैंने, पॉलिसी के साथ प्रोसीजर लिखा क्योंकि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। तो प्रोसीजर होता है, जैसे पॉलिसी होती है स्ट्रैटेजी को कैसे वर्क में लिया जाए, गाइडलाइंस। स्ट्रैटेजी होती है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए रास्ते। तो प्रोसीजर होता है जो पॉलिसी हमने बनाई है उसके स्टेप्स टू बी फॉलोड टू कंप्लाई विद पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में हमको गाइडलाइंस दी थी कि आपने एम्प्लॉयज को कैसे रिक्रूट करना है। एक्सपीरियंस जिसके पास नहीं है उसको नहीं लेना, मार्क्स जिसके अच्छे हैं सबको लो, एक्सपीरियंस वालों को लो। लेकिन अब उसके अंदर स्टेप्स दिए होंगे कि पहले क्या होगा, इंटरव्यू, ठीक है, नहीं, सबसे पहले क्या होगा, एक फॉर्म भरा जाएगा जो एम्प्लॉय भरेगा, फिर उसकी फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी, ठीक है जी। फिर उसका अगर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, स्क्रीनिंग के बाद क्या होगा, सारे फॉर्म्स पढ़ के शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स कौन से हैं। फिर उनको बुलाया जाएगा और उनका क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो हमको अच्छे लगे होंगे फिर उनके साथ हम क्या करेंगे, उनको हम एक डेमो करने के लिए बोलेंगे कि आप मशीन चला के दिखाओ, या एक डेमो सिचुएशन देंगे कि इसमें वर्क करके दिखाओ, या एक प्रॉब्लम देंगे उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाओ, तो एक डेमो लेंगे। उसके बाद हम फिर फाइनल शॉर्ट लिस्ट करके सिलेक्ट करेंगे किस कैंडिडेट को रखना है। इसके बीच में और स्टेप्स ऐड भी हो सकते हैं, स्टेप्स कम भी हो सकते हैं। तो पॉलिसी क्या थी कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, किस लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी थी सेल इंक्रीज करना। तो इसी तरह से ये स्टेप्स हो गए, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है हम उसके हिसाब से काम कर सकें। तो ये स्टेप्स टू अचीव, टू बी फॉलोड, उसको कहते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर समझते हो कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या क्या काम किया जाए, प्रॉपर प्रोसीजर है कि ऐसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक प्रोसीजर होता है कि हमने वो फॉलो करना होता है। और ज़्यादातर ये जो स्टेप्स होते हैं ये बाहर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होते, ये इनसाइड एनवायरनमेंट होता है। इसमें जो कंपनी के अंदर के लोग हैं ये उनके लिए होते हैं क्योंकि उन्होंने फॉलो करने होते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से इसका लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद अगला स्टेप आता है जी आपके पास रूल। अब रूल बेसिकली छोटे छोटे प्लान्स होते हैं, शॉर्ट प्लान्स होते हैं, लेकिन ये स्टैंडिंग प्लान, हमने यहाँ पे सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान बताया था, ये स्टैंडिंग प्लान के अंदर ही आते हैं। शॉर्ट प्लान्स होते हैं रेगुलर बेस के जो सबको फॉलो करने होते हैं, और अगर आप फॉलो नहीं करते तो इसके लिए आपको पेनल्टी लगती है या फाइन लगता है।
मान लो एक रूल है कि हमारी कंपनी में नो स्मोकिंग का रूल है, तो ये सबने रेगुलर बेस पे पूरा साल फॉलो करना है। ये सिंगल यूज प्लान नहीं है, स्टैंडिंग प्लान है, हमेशा रेगुलर बेस पे फॉलो करना ही करना है। छोटा सा प्लान है कि भी नो स्मोकिंग है, जो स्मोक करेगा उसको 5,000 रुपये या 500 रुपये 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। तो हम अभी फिलहाल सेल्स की और एचआर डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कैसे करना है, नौकरी पे कैसे करना है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसके अंदर पॉलिसी जब प्रोसीजर दे दिया होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपने लोगों को कैसे रखना है। तो उसके बाद एक रूल उनको, जो लोग को सिलेक्ट किया होगा या जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहा है, तो उसके पास एक रूल होगा भाई आपने उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना। आप जब उनको सिलेक्ट कर रहे हो आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करोगे, ज़्यादा उनको गुस्सा नहीं दिखाओगे, अपनी ईगो नहीं दिखाओगे। अगर ऐसा पाया गया कि आपने किसी को जान के तंग किया, या आपने मान लो एक बंदे को हायर करना है नौकरी पे, हायर एन एम्प्लॉय, तो हमारी कंपनी का रूल है, पॉलिसी बता दी कि कैसे कैसे करना है। इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्ट किया, अगर स्क्रीनिंग होगी, फॉर्म, सब कुछ स्टेप्स आगे। तो एक कंपनी का रूल बना दिया कि आप उससे रिश्वत नहीं लोगे, आप उससे पैसे नहीं लोगे। अगर आप कोई पकड़े गए कि आप एक बंदे को एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय नौकरी पर रखे हो और आपने उससे पैसे लिए हैं, तो आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये रूल लगा, या रूल लगा सकते हैं कि आप विल नॉट हायर रिलेटिव, कि आप किसी अपने रिश्तेदार को हायर नहीं करोगे हमारी कंपनी में। आप नॉर्मल जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे नौकरी के लिए उनको उनमें से सिलेक्ट करोगे, अपने रिश्तेदार को सिलेक्ट नहीं करोगे या हायर नहीं करोगे कंपनी के अंदर। तो एक रूल बना दिया। अगर पता लगा कि आपने किसी मामे भांजे या किसी को भी कंपनी के अंदर नौकरी दिलवा दी है और वो बाद में पकड़े गए आप, तो आपको भी और आपके रिश्तेदार दोनों को कंपनी से निकाल दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। तो ये रूल लगा दिया गया। तो ये रूल होते हैं, ये सबने फॉलो करने ही करने होते हैं। ये रूल इसलिए होते हैं कि ऊपर जितने भी स्टेप्स हम करके आए, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, ये ढंग से वर्क करें। अगर रूल नहीं बनाएंगे तो ये ढंग से वर्क नहीं करेंगे। आपके स्कूल के अंदर भी ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी है, प्रोसीजर है, पॉलिसी, सब कुछ है, टाइम टेबल है, कैसे काम करना है, एक रूल्स भी तो है कि गाइड कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और जो नहीं करना अगर वो करते हो तो क्या दंड है, क्या आपको पेनल्टी, क्या फाइन है, सब कुछ आपको क्लियर है। ठीक है जी। फिर छठा आता है आपके पास मेथड। जो मेथड्स होते हैं, यहाँ पे जो स्टेप्स रखे गए थे, क्या स्टेप्स रखे गए थे भाई? इंटरव्यू एक स्टेप था, स्क्रीनिंग एक स्टेप था, हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, और फॉर्म्स भरने थे, फिर डेमो एक स्टेप था, फिर हमने क्या लिखा था, सिलेक्शन एक स्टेप था। तो ये सारे स्टेप्स को अचीव करने के लिए क्या क्या मेथड चाहिए? मान लो हर स्टेप के अंदर बहुत सारे मेथड आते हैं। मान लो अगर इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू कितने मेथड से लिया जा सकता है? टेलीफोन पे लिया जा सकता है। तो लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर मेथड प्रोसीजर तो एक ही बात होगी। नहीं, ये प्रोसीजर जो है ये बड़े होते हैं। हर प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं। टेलीफोन पे इंटरव्यू ले सकते हो आप, व्हाट्सएप पे ले सकते हो इंटरव्यू, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इंटरव्यू ले सकते हो, और कैसे ले सकते हो इंटरव्यू? आपने 11th में इकोनॉमिक्स की चैप्टर पढ़ा था, उसमें इंटरव्यू के बारे में काफ़ी कुछ था। अच्छा, और लाइव इंटरव्यू, प्रैक्टिकल, फिजिकल इंटरव्यू, पीआई कहते हैं जिसको, फिर फिजिकल इंटरव्यू ले सकते हो। या एक ग्रुप इंटरव्यू होता है, बहुत सारे बंदों को इकट्ठे बुला के इंटरव्यू कर लिया, ग्रुप डिस्कशन जिसको जीडी कहते हैं। आप लोग अभी बड़े हो गए तो आप लोग को इंटरव्यूज वगैरह देने, नौकरी जिसने करनी है उनको सब पता लग जाएगा धीरे धीरे। देखो, इसके स्टेप्स में एक स्टेप है इंटरव्यू। वो इंटरव्यू लेने के बहुत सारे मेथड्स हैं, इसमें से ले लो। मान लो एक स्टेप है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कैसे की जाएगी? फॉर्म्स को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा कि कौन से शॉर्टलिस्ट करने, कैसे कैसे, हर फॉर्म को पढ़ना। अब या तो एक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन हो के हर फॉर्म को रीड आउट करके सिलेक्ट कर दे, या मैनुअली हर बंदा पढ़े, या बहुत सारे बंदे बिठा दो पढ़ने के लिए। तो सिलेक्ट स्क्रीनिंग के लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अब फॉर्म्स कैसे हो सकते हैं? फॉर्म्स एज अ क्वेश्चनर हो सकते हैं, फॉर्म प्रिंटेड हो सकते हैं, फॉर्म हैंड रिटन हो सकते हैं, बहुत कुछ। या आप फॉर्म डिलीवर कर सकते हो, लोगों के घर भेज सकते हो कि आप लोग भर के वापस कर दो, या हाथों हाथ फटाफट भरवाए जाएंगे। तो फॉर्म्स भरने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली एक प्रोसीजर का जो एक, देखो, पॉलिसी को अचीव करने के लिए बहुत सारे, इस पॉलिसी को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स चाहिए, ये वाले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हर स्टेप के बहुत सारे क्या होते हैं? मेथड्स।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमने यहाँ से देखो, ये तो हमने किसी कैटेगरी में नहीं लेके आए थे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने पढ़े हैं ये सारे क्या है, स्टैंडिंग प्लान्स। हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये क्या है सारे, ये चारों के चारों रेगुलर, देखो पॉलिसीज बनेंगी रेगुलर बेस पे बनेंगी, चलती रहेंगी, उसी का प्रोसीजर बनता है, उसी के रूल्स बनेंगे। रूल्स एक बार के लिए तो बनेंगे नहीं कि आज नो स्मोकिंग कर दो कल कर लो स्मोकिंग, ऐसा तो होगा नहीं, रेगुलर बेस के लिए। और मेथड, इन स्टेप्स को अचीव कैसे करना है, प्रॉपर मेथड दिया गया, प्रॉपर गाइडलाइंस हर चीज़ की दी गई है। इसके बाद आपका 7वां है, फिर 8वां है। पहले 7वें को पकड़ते हैं, बजट। अब ये मेथड बता दिया कि इंटरव्यू लेना कैसे है, बहुत सारे तरीके हैं, तो इन तरीकों में से कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा, जितना हमारा बजट होगा। अगर हमारा बजट बहुत बड़ा है तो हम बड़े लेवल पे लोगों को बुला के इंटरव्यू कर लेंगे। अगर हमारा बजट छोटा सा तो हम फॉर्म्स की शॉर्टलिस्ट करेंगे, बहुत सारे फॉर्म को इकट्ठा कर लेंगे। मान लो मेरा बजट बहुत है तो मैं 100 बंदों का इंटरव्यू लूंगा, सबको बुलाऊंगा, चाय पानी पिलाऊंगा, पंखे चलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। और वो 100 बंदों का इंटरव्यू लेने के लिए कम से कम 40 या 30 बंदे तो लगेंगे, तो उनको भी स्टाफ को रखूंगा, उनको भी पैसे दूंगा इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन मेरा बजट कम है तो मैं क्या करूंगा, उनसे खाली फॉर्म भरवा लूंगा, उनको बोलूंगा आओ फॉर्म भरो और जाओ, आओ फॉर्म भरो और जाओ। फॉर्म के तो बहुत कम पैसे लगते हैं, कागज ही तो है। अब उस फॉर्म में से मैं 4 बंदे बिठा दूंगा या 5 बंदे बिठा दूंगा कि भाई फॉर्म में से मेरे को 3 दिन के अंदर अंदर शॉर्ट लिस्ट करके बताओ कि कौन से अच्छे कैंडिडेट हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरव्यू 100 बंदों का लाइव इंटरव्यू लेता हूँ फिजिकल, तो मेरे लगे 30 बंदे। अगर मैं फॉर्म सिस्टम फॉलो करता हूँ तो मेरे लगे 5 बंदे। और फिर 5 बंदों ने जितने बंदों को सिलेक्ट किया, 2 बंदे उनका इंटरव्यू लेंगे, तो 7 बंदे लग गए। तो बेसिकली या उनमें से 5 बंदों ने किसी ने इंटरव्यू ले लिया। तो बजट डिसाइड करता है कि मेथड कौन सा अप्लाई करना है। हमने बहुत सारे मेथड देखे, उस पर सिलेक्ट भी तो करोगे ना, तो वो अकॉर्डिंग टू बजट ऑफ द कंपनी होता है। बजट भी जो है वो कई तरह, अच्छा बजट जो है सिंगल यूज प्लान में आता है। बजट जो है, ये दोनों जो बच गए हैं सिंगल यूज प्लान में आते हैं, ये रेगुलर बेस पे नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि हर साल का बजट अलग होता है। ठीक है जी, क्या पता अगले साल मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, मैं 100 लोगों का इंटरव्यू ले सकूँ आराम से, मेरे को प्रॉब्लम ही ना हो। इस साल मेरी कंपनी छोटी हो, अगले साल बड़ी हो जाए, अगले साल और बड़ी हो जाए। तो बजट हर साल का अलग अलग होता है। मान लो मेरा प्रोडक्शन बजट है 1000 करोड़ का, ठीक है। इसका प्रोडक्शन बजट का मतलब ये होता है कि जो रॉ मटेरियल खरीदूंगा मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, रॉ मटेरियल खरीदना, और कितने लोगों को नौकरी पे रखना है प्रोडक्शन करने के लिए, कितनी मशीनें चाहिए मेरे को, कितना लूज टूल्स एंड औजार वगैरह चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, कितनी जगह चाहिए, तो ये सारा मिला के हो गया 100 करोड़ की। 100 करोड़ का मैंने बजट रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। फिर मैंने 500 करोड़ का बजट रखा है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ने आगे बेचना है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, उनके भी खर्चे हैं। तो हर तरह से डिसाइड, गवर्नमेंट भी क्या करती है, रेल बजट दिखाती है कि रेलवे को कितना पैसा है, एजुकेशन बजट निकालती है, एजुकेशन में कितना पैसा लगाएगी, हेल्थ बजट निकालती है कि हेल्थ में कितना पैसा है, रक्षा बजट, डिफेंस बजट निकालती है कि डिफेंस वाले में आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदने हैं तो कितना पैसा वहां पे लगाना है। तो आपके पास जितना अवेलेबल मनी है, मनी, अवेलेबल टाइम, अवेलेबल रिसोर्सेज, जितनी चीज आपके पास अवेलेबल है उसको डिसाइड करना और लोगों को बताना कि मेरे पास इतना है और इसमें से हमने काम करके देना है, उसे कहते हैं बजट। टू वर्क इन अवेलेबल मनी, टाइम और रिसोर्सेज, जितना पैसा है उसी के अंदर काम करना, इसी को कहते हैं बजट मैनेजमेंट। आपके घरों के अंदर भी फादर या मदर बजट बनाते हैं कि भाई ये अब आप लोग फरमाइश करते हो कि ये खरीदना है, वो क्या बोलते हैं कि बजट नहीं है हमारा, क्योंकि उनको पता है कि बजट नहीं है मतलब अवेलेबल मनी नहीं है, अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, कि अभी बजट नहीं है, जब पैसे आएंगे तो खरीद लेंगे, मतलब कि जब बजट हमारा बढ़ जाएगा तो हम खरीद लेंगे। अभी बजट मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग, उसको कहते हैं बजट। फिर लास्ट हमारा आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। प्रोग्राम कहता है इन सारों को इकट्ठा एक जगह पे रख दो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या यूज करते हैं हम, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में से सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए पॉलिसीज कौन सी है हमारी कंपनी की, पॉलिसी को अचीव करने के लिए स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं हम, हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, हमारी कंपनी जो ये प्रोसीजर स्टेप्स लिखती है वो कौन से मेथड से करती है फॉलो, हमारे पास कितने रिसोर्सेज, कितना टाइम, कितना बजट है, ये सारा इकट्ठा डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ
ऑल द एक्टिविटीज या ऑल द प्लान्स, सारे प्लान्स को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बना देगा कि हमारी कंपनी का प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये है। तो प्रोग्राम भी बेसिकली हर प्लान, सारे प्लान्स को इकट्ठा करके एक बड़ा प्लान बना दिया जिसमें आपकी कंपनी की हर चीज़ डिटेल में लिखी जाएगी, उसे कहते हैं ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है जी। तो ये आपके 7 तरह के प्रोग्राम्स हो गए, सॉरी प्लान्स हो गए, और ये जो 2 थे ये आपके वो थे सिंगल। अब ये प्रोग्राम सिंगल यूज क्यों है जबकि इसके अंदर तो ये रेगुलर वाली चीज़ें आती हैं? क्योंकि जैसी रेगुलर पॉलिसी कोई चेंज होगी साल के बाद, प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा। जैसे रूल्स चेंज होंगे प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा। तो प्रोग्राम एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, जैसी कोई अंदर की चीज़ चेंज होती है तो प्रोग्राम भी चेंज होता है। बजट चेंज होगा प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी। इसके बाद आपकी बुक में, या आपकी बुक में हो चाहे ना हो, आपके पास अलग अलग बुक्स हैं। मैं आपको आज एक केस स्टडी सेंड करूँगा साथ में, जिसका नंबर है 4.2। ये आपने ढंग से पढ़नी है, इसमें आपको हर तरह का प्लान मिलेगा। तो क्वेश्चन ऐसा ही आता है, और वो जो केस स्टडी है वो CBSE 2016 में आई हुई है, 2016 में आई हुई है। इसमें आपको पूरा एक केस स्टडी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, कंपनी में ये हुआ, ये होना था, ये सिलेक्शन हुई है, क्या क्या हुआ, तो कंपनी ने क्या क्या डिसाइड किया है। तो उसके बेस पे आपने कोटिंग लाइंस निकालनी है। उसके अंदर से देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, लाइंस निकालनी है कि किस लाइन में कौन सा प्लान है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए लाइन निकालनी है, स्ट्रेटेजी के लिए लाइन निकालनी है, पॉलिसी की कौन सी लाइन बताती है, तो ये करना है। ठीक है, लेकिन ये आपका सेकंड काम है। ठीक है, पहला काम क्या है, सॉरी ये आपका थर्ड काम है। पहला काम क्या है कि जो ये सारा समझाया वीडियो देखने के बाद, गो थ्रू द नोट्स या रीड बुक नोट्स। जब बुक नोट्स पढ़ लोगे और वीडियो देख लोगे तो ये आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा। फिर केस स्टडी तो थर्ड काम आएगी। सेकंड काम है, मैं आपको डिफरेंसेस भेज रहा हूँ, बुक में डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। अब डिफरेंसेस किसके हैं, जैसे पहला डिफरेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी का, इन दोनों का, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो आपको उससे डिटेल स्टडी मिल जाएगी। दूसरा डिफरेंस लिखा हुआ है पॉलिसी और स्ट्रैटेजी का। तीसरा डिफरेंस है पॉलिसी प्रोसीजर का। फिर है पॉलिसी और रूल का। फिर है रूल और मेथड का। तो ये कई डिफरेंस लिखे हैं आपस में, हर प्लान दूसरे से डिफरेंट कैसे है। तो जब ये पहला बुक नोट्स पढ़ोगे, फिर डिफरेंसेस पढ़ोगे, फिर जाके आप केस स्टडी पढ़ना, तो आपको केस स्टडी के आंसर आते होंगे। फिर चौथा काम आपका जो होमवर्क है, होमवर्क आपको मैं भेज रहा हूँ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4.2। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस है आपके 21 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन 21 है इसमें, ये आपने मेरे को कंप्लीट करने के भेजने हैं। और परसों आपका टेस्ट होगा, पिछले चैप्टर का बिजनेस एनवायरनमेंट का रिटर्न टेस्ट होगा। बी प्रिपेयर्ड।